हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी? चलो ठीक है। अब देखो, लास्ट वीडियो में अपना एंजाइम्स का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका था। अब प्लांट फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर अपन लेते हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, चलो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। देखो, इस चैप्टर का मतलब समझे पहले तो अपन कि प्लांट्स में क्या है, ट्रांसपोर्ट है। प्लांट्स में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होंगे, इसके लिए प्लांट का एक डायग्राम तो बनता ही है। देखो, ये प्लांट है, इसकी ये क्या हो गई, लीफ हो गई, यहां लीफ, ये क्या, स्टेम, ये क्या, रूट, और रूट से क्या निकलेंगे, रूट हेयर, ये हो गया रूट हेयर। ठीक है, प्लांट है वो सॉइल से किसका एब्जॉर्प्शन करेगा, H2O का। किसका एब्जॉर्प्शन करेगा, मिनरल्स का। ये H2O और मिनरल्स हैं वो रूट के कहां तक जाएंगे, जाइलम तक जाएंगे। और ये जाइलम कहां तक जा रहा है, लीफ तक। सपोज करो ये लीफ थी इसकी, ये क्या हो गया, जाइलम, जाइलम। ठीक है, तो प्लांट क्या अब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर, मिनरल्स। अब लीफ इस वाटर का यूज करके क्या बनाएगी, फूड। ये फूड फ्लोएम के थ्रू किसके पास आकर स्टोर हो जाएगा, रूट के पास, बिल्कुल रूट के पास आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा प्लांट में क्या बनते हैं, हॉर्मोन्स बनते हैं। क्या बनते हैं, हार्मोन। ये हार्मोन भी प्लांट के जिन पार्ट में रिक्वायरमेंट होगी हार्मोन्स की, वहां वहां ये हार्मोन डिफ्यूज हो जाएंगे। तो यहां पर प्लांट में क्या क्या ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, वाटर, मिनरल, फूड एंड हार्मोन। तो प्लांट्स हैं उसमें ट्रांसपोर्ट होने वाले कंपाउंड कौन कौन हैं, H2O, मिनरल्स, फूड मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड हार्मोन, प्लांट रेगुलेटर्स। इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, चलो अब अपन देखें कि इसमें रूट हेयर है, वहां से ये ट्रांसपोर्ट कहां तक हुए, रूट के जाइलम तक ट्रांसपोर्ट हुए। ठीक है, फिर यहां से रूट के जाइलम से ये जो मटेरियल है, वाटर है और मिनरल है, वो कहां तक गया, लीफ तक गया। आपको इसमें जो डिस्टेंस दिख रही है, रूट हेयर से लेकर रूट जाइलम तक की डिस्टेंस ज्यादा है या रूट से लेकर लीफ तक के जाइलम की डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस कौन सी ज्यादा है, रूट के जाइलम से लेकर लीफ तक की डिस्टेंस ज्यादा है और ये डिस्टेंस कम है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन दो टाइप से हो सकता है, इसकी दो मेथड हो सकती है। एक तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन और एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन दो टाइप का हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में रूट हेयर से ये H2O और मिनरल हैं वो रूट के जाइलम तक पहुंचते हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में रूट के जाइलम से H2O एंड मिनरल्स लीफ तक पहुंचते हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में ही लीफ ने जो फूड बनाया है और जो हॉर्मोन्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब इस ट्रांसपोर्ट में
जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है? वाटर और मिनरल्स का। और फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है? फूड का और हार्मोन्स का। क्लियर? समझ में आई बात आपके? अब देखो मैं इसका चार्ट बना दूं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट की टोटल कितनी मेथड है? तो अपन ने देखा ट्रांसपोर्ट की दो मेथड हुई कि नहीं हुई यहां पर, एक तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट की मेथड। ट्रांसपोर्ट की कितनी मेथड हुई? दो मेथड हुई। फर्स्ट शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड सेकंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक। अब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में कहां से कहां तक ट्रांसपोर्ट होगा और किसका ट्रांसपोर्ट होगा? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, उसमें ट्रांसपोर्ट कहां से हुआ? रूट हेयर से जाइलम ऑफ रूट, ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हुआ। ठीक है। अब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट किस किस का हुआ? रूट हेयर से किसका एब्जॉर्प्शन? H2O का और मिनरल्स का। क्लियर? इनका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट किस मेथड से होता है? डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक होता है ऑस्मोसिस। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन से होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मेथड से होता है और ऑस्मोसिस मेथड से होता है। क्लियर? चलो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहां से कहां होगा? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, उसमें वाटर एंड मिनरल्स हैं, वो रूट के जाइलम से कहां तक पहुंचेंगे? लीफ तक पहुंचेंगे। ठीक है। दूसरी बात, लीफ ने जो फूड बनाया है वो फूड फ्लोएम के थ्रू रूट तक पहुंचेगा। ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, इसको अपन ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं? ट्रांसलोकेशन। क्लियर? अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट किस में हो सकता है? जाइलम में भी हो सकता है एंड फ्लोएम में भी हो सकता है। जाइलम में कहां से और क्या जाएगा? जाइलम में किसका ट्रांसपोर्ट होता है भाई? H2O का एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। और फ्लोएम में किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा? ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, लाइक फूड है, हार्मोन है। तो जाइलम में H2O एंड मिनरल्स कहां से जाएंगे? रूट से लीफ तक जाएंगे। ठीक। फ्लोएम से क्या जाएगा? फूड ट्रांसपोर्ट हुआ कहां से? लीफ से स्टोरेज पार्ट तक, स्टोरेज पार्ट लाइक रूट। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो, जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी कि रूट से वाटर और मिनरल्स हैं वो लीफ तक पहुंचे। ऐसा थोड़ी होता है कि लीफ से वाटर और मिनरल्स है वो रूट तक आ जाए। ऐसा होता है क्या कभी? नहीं। तो जाइलम से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा होगा? यूनी डायरेक्शनल। ठीक है। अब फ्लोएम ने क्या, फ्लोएम से किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है? फूड का और हार्मोन्स का। तो फूड बना लीफ में, वो फूड आकर कहां स्टोरेज हुआ? रूट में स्टोरेज हो गया सपोज करो। अब प्लांट के जिस पार्ट को फूड की रिक्वायरमेंट होगी तो रूट से वो स्टोरेज फूड है वापिस
प्लांट के उस पार्ट तक जाएगा जहां प्लांट को उस फूड की रिक्वायरमेंट हुए। तो आया भी फूड और गया भी फूड। तो फ्लोएम से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, बाई डायरेक्शनल। समझ में आ गई बात आपके, कोई दिक्कत? तो अपन को ये पढ़ना है। तो अपन को इस चैप्टर में सीक्वेंस वाइज कैसे सेट करें। सबसे पहले तो अपन ये पढ़े कि सोइल से वाटर है वो रूट हेयर के थ्रू रूट के जाइलम तक कैसे आए, फिर रूट के जाइलम से वो वाटर है वो लीफ तक कैसे जाए, फिर लीफ ने जो फूड बनाया वो रूट में आकर कैसे स्टोरेज होगा, रूट तक कैसे पहुंचेगा। इस चैप्टर में अपन को ये चीजें पढ़नी है। इसके अलावा स्टोमेटा की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होगी, स्टोमेटा से ट्रांसपीरेशन होता है वो कैसे होता है, स्टोमेटा कैसे ओपन होते हैं, कैसे क्लोज होते हैं, वो पढ़ना है अपन को इस चैप्टर में। ठीक है, अब देखो अपन को सबसे पहले पढ़ना है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। आपको मतलब समझना, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में रूट हेयर से वाटर और मिनरल कहां तक आते हैं, रूट के जाइलम तक आते हैं। किस किस मेथड से आएंगे, डिफ्यूजन से, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से और ऑस्मोसिस से आएंगे वो। तो अपन को इन तीनों मेथड्स के बारे में पढ़ना है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट अपन का कंप्लीट हो जाएगा। फिर पानी और मिनरल को कहां तक ले आएंगे अपन, रूट के जाइलम में ले आएंगे और रूट के जाइलम से कहां तक पहुंचा देंगे, उसको लीफ तक पहुंचा देंगे। मतलब समझ में आ रहा है आपको चैप्टर में क्या पढ़ना है अपन को। तो सबसे पहले अपन पढ़े शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। देखो स्टूडेंट्स, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहां से कहां, रूट हेयर से या फिर सोइल सॉल्यूशन से रूट के जाइलम तक। ठीक, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहां से, सोइल सॉल्यूशन या फिर रूट हेयर से जाइलम ऑफ रूट तक। किसका, वाटर एंड मिनरल्स का। अब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, उसकी कितनी मेथड थी सर, 3 मेथड थी। एक तो डिफ्यूजन था, एक था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक था ऑस्मोसिस। सबसे पहले अपन क्या पढ़े, डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन है, ये लो डिफ्यूजन। सबसे पहले देखें डिफ्यूजन होता क्या है। अपन क्या करें, एक बर्तन ले ले, एक बर्तन ले लिया, सपोज करो ये पोट है। इस पोट में मैंने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। क्या डाला, वाटर, H2O। ठीक, अब इस वाटर में यहां पर मैंने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाल दिए। क्या डाल दिए, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। कुछ देर के बाद देखेंगे अपन कि ये पूरा पानी है उसका कलर कैसा हो गया, पिंक हो गया। ऐसा क्यों हुआ, अपन ने पोटेशियम परमैंगनेट यहां डाला तो यहां पर पोटेशियम परमैंगनेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंसेंट्रेशन क्या है, हाई है, और बाकी एरिया है उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के मॉलिक्यूल्स की कंसेंट्रेशन क्या है, कम है। तो यहां से पोटेशियम परमैंगनेट के मॉलिक्यूल है सभी डायरेक्शन में मूव कर गए, मूव कर गए। यही क्या है, डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या हो गई कि कोई भी कंपाउंड है और उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, इट इज डिफ्यूजन। ओके, यहां पर डिफ्यूजन चारों डायरेक्शन में हो गया, सभी डायरेक्शन में हो रहा है। अब यहां पर कोई मेम्ब्रेन थी क्या, नहीं। अब सपोज करो मैं यहां पर मेम्ब्रेन लगा देता, कोई मेम्ब्रेन लगा देता, तब भी इधर से वो मॉलिक्यूल इधर निकल जाते जहां कंसेंट्रेशन कम थी।
बट बात ये होनी चाहिए कि ये मेम्ब्रेन इन मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होनी चाहिए, परमिएबल होनी चाहिए, मतलब इस मेम्ब्रेन से ये मॉलिक्यूल पास हो जाने चाहिए। तो जरूरी नहीं कि डिफ्यूजन है वो विदाउट मेम्ब्रेन ही होता है, डिफ्यूजन है वो मेम्ब्रेन से भी हो सकता है, बट शर्त ये है कि वो मेम्ब्रेन जिन मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन हो रहा है उनके लिए मेम्ब्रेन क्या होनी चाहिए, परमिएबल होनी चाहिए, मतलब उस मेम्ब्रेन से मॉलिक्यूल क्या हो जाने चाहिए, पास हो जाने चाहिए। क्लियर, ये है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले तो डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल है वो हायर कंसेंट्रेशन से किधर मूव करता है, लोअर कंसेंट्रेशन की ओर मूव करता है। दूसरी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसमें ऐसा थोड़ी इसके मॉलिक्यूल इधर ही इधर गए, इसके मॉलिक्यूल इधर ही जा रहे हैं, इसके मॉलिक्यूल सभी डायरेक्शन में इरेगुलर, सभी डायरेक्शन में इरेगुलर मूवमेंट करते रहते हैं, यानी कि जिन मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन होता है वो सभी डायरेक्शन में मूव करेंगे। नंबर सेकंड। नंबर थर्ड, अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स है अलग अलग टाइप के, चाहे गैस है, चाहे सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन अगर एक साथ करवाएं तो प्रत्येक मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट कंप्लीट होगा। यहां पर सपोज करो मैंने पोटेशियम परमैंगनेट डाला और यहां पर मैं क्लोरीन गैस डाल दूं, यहां पर Cl डाल दिया, तो ऐसा इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि पोटेशियम परमैंगनेट का डिफ्यूजन इधर हो रहा है तो ये क्लोरीन का डिफ्यूजन इधर नहीं होगा, क्योंकि क्लोरीन की कंसेंट्रेशन यहां पर ज्यादा है, तो क्लोरीन इधर डिफ्यूज होगी, इधर मूव करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन एक साथ हो तो दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट डिफ्यूज होंगे, इंडिपेंडेंट मूवमेंट करेंगे। क्लियर, चलो अब कौन कौन से फैक्टर है वो डिफ्यूजन को इफेक्ट करेंगे, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ डिफ्यूजन। नंबर सबसे पहले टेम्परेचर की बात करूं मैं, अगर टेम्परेचर मैं इसका इंक्रीज कर दूं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। देखो टेम्परेचर बढ़ाने से इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से मूवमेंट घटेगा या बढ़ेगा, मूवमेंट बढ़ेगा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका एक एग्जांपल है, जैसे मम्मी है वो खाना बना रहे हैं किचन में, तो गर्मा गर्म खाना है उसकी सुगंध है वो दूर तक आती है, अगर वही खाना ठंडा हो जाए तो उसकी सुगंध है वो किचन में जाने के बाद ही आएगी, और कभी कभार तो इतना ठंडा हो जाता है कि खाने को सूंघना पड़ता है कि हाँ इसमें ऐसी सुगंध आ रही है। मेरा मतलब समझ गए आप, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उतनी ही ज्यादा होगी। सेकंड, कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम, अगर यहां पर अपन ने पोटेशियम परमैंगनेट डाला, यहां पर कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी यहां से डिफ्यूजन की रेट है वो उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर दूसरे मीडियम में इन मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या होगी, कम होगी। मतलब जहां पर मॉलिक्यूल पड़े हैं वहां पर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी तो वो दूसरी साइड में उतने ही ज्यादा क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगी। अब दूसरी साइड में दूसरा जो मीडियम है, दूसरा पार्ट है, वहां पर इन मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लग गई तो यहां से मॉलिक्यूल है वो डिफ्यूज होने की जो रेट होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। थर्ड, प्रेशर, यहां पर मैं किसी टाइप का कोई प्रेशर क्रिएट कर दूं तो जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर। जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा स्पीड उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, तो इन मॉलिक्यूल की मूवमेंट भी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। तो प्रेशर बढ़ा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगी, बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। थर्ड, साइज ऑफ मॉलिक्यूल,
मॉलिक्यूल की साइज। देखो यहां पर जितने छोटे मॉलिक्यूल होंगे वो जल्दी दौड़ेंगे, और जितना भारी होगा ना, हेवी होगा, वो उतना ही कम दौड़ेगा, उसकी मूवमेंट उतनी ही कम होगी। दो बंदे दौड़ रहे हैं, आगे कौन सा जाएगा? जो पतला है वो, ठीक है। भारी है वो नहीं दौड़ पाएगा, दौड़ पाएगा तो कब, मेरी तरह थोड़ा सा, इतना भारी तो नहीं हूं खैर। देखो कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की साइज जितनी ज्यादा बड़ी होगी उसकी मूवमेंट उतनी ही कम होगी, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसके लिए ग्राहम साइंटिस्ट थे, ग्राहम साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया था, उसको अपन ग्राम्स लॉ के नाम से जानते हैं, ग्राम्स लॉ। इन्होंने बताया कि कोई भी मॉलिक्यूल है, उसकी जो साइज है, उसकी जो डेंसिटी है, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। समझ में आ गई बात? रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल और डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। यहां पर डी क्या है? डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल है। मतलब जितनी ज्यादा डेंसिटी या जितनी ज्यादा साइज बड़ी होगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही क्या होगा? कम होगा। ठीक है। अगली बात, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। कोई भी मेम्ब्रेन है उसके लिए मॉलिक्यूल की परमिएबिलिटी हाई होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगी? हाई होगी। और परमिएबिलिटी अगर कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगी? कम होगी। और अगर बिल्कुल भी परमिएबिलिटी नहीं है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन 0 होगी, पास कर ही नहीं पाएंगे उसको, मेम्ब्रेन को। क्लियर? ये क्या हो गए? डिफ्यूजन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं? टेम्परेचर बढ़ेगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगी। कंसेंट्रेशन ऑफ मीडियम बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगी। प्रेशर बढ़ेगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगी। साइज बढ़ेगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगी, ग्राम्स लॉ के अकॉर्डिंग। फिर परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगा। मतलब सभी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट साइज का क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अपन बात कर रहे थे प्लांट्स की। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो प्लांट्स में डिफ्यूजन है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहली बात तो यही है कि शॉर्ट डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, वो किस मेथड से होता है? डिफ्यूजन मेथड से होता है। यानी कि सपोज करें ये क्या है? रूट है, और ये रूट हेयर, ये रूट हेयर, यहां पर H2O पड़ा है, तो H2O की कंसेंट्रेशन यहां पर ज्यादा है, तो और रूट हेयर में कम है, तो वाटर मॉलिक्यूल रूट हेयर में चला जाएगा। ये मेथड किससे हो रही है? डिफ्यूजन से हो रही है। यानी कि यहां पर वाटर मॉलिक्यूल हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर मूव कर रहे हैं, डिफ्यूजन मेथड होगी। ध्यान रहे, डिफ्यूजन में कभी भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये चीजें ध्यान रखना है। तो जिस में एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन को अपन बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। तो डिफ्यूजन है वो पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक। सेकंड बात मैं करूं कि आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस थी। इस फोटोसिंथेसिस में लीफ में क्या बना? O2, और एनवायरमेंट में क्या है? CO2। प्लांट है वो एनवायरमेंट से CO2 लेते हैं और O2 एनवायरमेंट में छोड़ते हैं। O2 की कंसेंट्रेशन लीफ में ज्यादा है जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तब यहां से हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन एनवायरमेंट में ज्यादा है, तो एनवायरमेंट से कहां चली गई? लीफ में चली गई। मतलब फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग O2 और CO2 है वो डिफ्यूजन मेथड से ही एक्सचेंज होती है। आपने कभी देखा होगा सुबह सुबह प्लांट है उनकी लीफ पर वाटर ड्रॉप चिपकी होती है, थोड़ी देर के बाद वो वाटर ड्रॉप आपको नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि यहां पर वाटर ड्रॉप है वो टेम्परेचर का यूज करके गैस में कन्वर्ट हो जाती है, और यहां से ये H2O के मॉलिक्यूल एनवायरमेंट में चले जाते हैं। मतलब इस मेथड को अपन बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन भी किस मेथड से होता है? डिफ्यूजन मेथड से होता है। ठीक है।
अगली बात, प्लांट में फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, उसमें भी कौन हेल्प करता है? डिफ्यूजन मेथड हेल्प करती है। तो डिफ्यूजन के इंपॉर्टेंस हो गए। डिफ्यूजन के थ्रू प्लांट है वो वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं। ऐसे वाटर एब्जॉर्प्शन को क्या बोलेंगे अपन? पैसिव एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। डिफ्यूजन है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग। डिफ्यूजन ट्रांसपीरेशन में हेल्प करता है, और डिफ्यूजन प्रोसेस है वो फूड के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती है। कोई दिक्कत? चलो, डिफ्यूजन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? सपोज करो आपके पास ये कोई मेम्ब्रेन है रूट हेयर की, और H2O के मॉलिक्यूल इस रूट हेयर की मेम्ब्रेन से अंदर आ गए। ऐसा हो सकता है यहां पर कोई मॉलिक्यूल लार्ज हो। क्या हो? मॉलिक्यूल लार्ज हो जो इस मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाए। ठीक है, देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सपोज करो ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, और यहां पर कोई मॉलिक्यूल पड़े हैं। आपको पता है मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें छोटे छोटे पोर होते हैं, और उन पोर के थ्रू ये मॉलिक्यूल कहां चले जाते हैं? साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। ठीक, अगर ये ही मॉलिक्यूल या कोई दूसरा मॉलिक्यूल बड़ा होता तो इस मेम्ब्रेन में पोर को पास नहीं कर पाता, और इस मॉलिक्यूल को सेल साइटोप्लाज्म के अंदर यानी सेल के अंदर जाना जरूरी है। तो यह मॉलिक्यूल फिर किस मेथड से जाएगा? इस मॉलिक्यूल को पास करवाने के लिए, इस मॉलिक्यूल को पास करवाने के लिए सेल मेम्ब्रेन है वो स्पेसिफिक पोर बनाती है, स्पेसिफिक प्रोटीन उसमें हेल्प करती है, और ये प्रोटीन अपने साथ इस मॉलिक्यूल को बाइंड करके सेल के अंदर यानी साइटोप्लाज्म के अंदर लेकर जाती है। ये प्रोसेस ही क्या होती है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है। ठीक है, इस मेम्ब्रेन को क्या कर लूं मैं? जूम कर लूं। आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन समझ गए कि कुछ मॉलिक्यूल की साइज छोटी होती है जो सेल मेम्ब्रेन को इजीली पास कर देते हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल की साइज लार्ज होती है जो सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाते। ऐसे मॉलिक्यूल को सेल मेम्ब्रेन से पास करवाने के लिए सेल मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं। वो प्रोटीन इन मॉलिक्यूल को पाथ प्रोवाइड करवाती हैं। उस पाथ से ये लार्ज मॉलिक्यूल है साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं, या इन लार्ज मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़कर सेल के अंदर एंटर करवाती हैं, साइटोप्लाज्म में एंटर करवाती हैं। इट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्लियर? चलो सेल मेम्ब्रेन को मैं जूम कर लूं। सपोज करें ये सेल मेम्ब्रेन है, और इस सेल मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन है, ये वो प्रोटीन है जो लार्ज मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़कर एंटर करवाएंगे। सपोज करो ये तो एक्सटर्नल पार्ट हो गया सेल का, ये कौन सा पार्ट हो गया? साइटोप्लाज्म हो गया, और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब सपोज करो कि यहां पर कोई एक मॉलिक्यूल पड़ा है, ये कोई एक मॉलिक्यूल पड़ा है यहां पर। ये मॉलिक्यूल किसके साथ बाइंड हो गया?
इस प्रोटीन के साथ बाइंड हो गया और ये प्रोटीन अब रोटेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रोटेट हो जाएगी। रोटेट हो जाएगी तो ये इधर आ जाएगा और साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। क्लियर? ये ए मॉलिक्यूल था, ए मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में चला गया। समझ में आ गई बात? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, उसके टाइप्स कितने होते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन 3 टाइप का होता है। यहां पर कोई एक जो मॉलिक्यूल था वो कहां गया है? साइटोप्लाज्म के अंदर गया है। ठीक, इसको बोलते हैं यूनिपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको? यूनिपोर्ट। ठीक, दूसरा होता है एंटीपोर्ट, यानी कि यहां से कोई मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ गया और साइटोप्लाज्म से कोई मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ गया, इसी प्रोटीन के साथ। अब ये प्रोटीन रोटेट हो जाएगी 180 डिग्री के एंगल पर, तो ये मॉलिक्यूल तो बाहर आ गया और ये मॉलिक्यूल अंदर चला गया। तो ये मॉलिक्यूल रोटेट हुई तो ये मॉलिक्यूल कहां आ गया? बाहर आ गया। और ये मॉलिक्यूल कहां चला गया? अंदर चला गया। यानी कि एक ही टाइम में 2 मॉलिक्यूल अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये तो सेल के अंदर गया और ये सेल से बाहर आया। इसको बोलते हैं एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट। ठीक है। एक होता है सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट यानी कि 2 मॉलिक्यूल एक साथ अंदर जा रहे हैं। 2 मॉलिक्यूल एक साथ कहां जा रहे हैं? अंदर जा रहे हैं। या 2 मॉलिक्यूल एक साथ अंदर से बाहर आ रहे हैं। या तो अंदर जा रहे हैं या 2 मॉलिक्यूल एक साथ अंदर से बाहर आ रहे हैं। यह होता है सिम्पोर्ट। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो कितने टाइप का हो गया? 3 टाइप का, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट एंड सिम्पोर्ट। तो मेरा मतलब यह है कि रूट हेयर में वो मॉलिक्यूल्स जिनकी साइज बड़ी होती है, तो रूट हेयर उन मॉलिक्यूल्स को किस मेथड से एब्जॉर्ब करता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब करता है। और इसमें भी किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती? एटीपी की रिक्वायरमेंट इसमें भी नहीं होती, जैसा कि डिफ्यूजन में नहीं होती। वैसे कैसे? समझ में आई बात आपके? कोई दिक्कत? ओके। इसके बाद ऑस्मोसिस। ठीक, तो वो ऑस्मोसिस और उससे रिलेटेड जो प्रेशर है वो अपन को पढ़ने हैं, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? कोई दिक्कत? अब एक आता है डिफ्यूजन प्रेशर, डीपी, डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है? सिंपल सी बात है कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी डिफ्यूज होने की कैपेसिटी या डिफ्यूज होने की प्रवृत्ति डिफ्यूजन प्रेशर होती है। यहां पर सपोज करो मैंने प्योर वाटर ले लिया। क्या ले लिया? प्योर वाटर। ये मेम्ब्रेन लगा दी और यहां पर क्या ले लिया? सॉल्यूशन ले लिया। तो वाटर कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा? प्योर वाटर की या सॉल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा? प्योर वाटर की में वाटर की कंसंट्रेशन कितनी? 100%। और सॉल्यूशन है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन 100% तो नहीं हो सकती। सपोज करें अपन 90% है, तो बताइए यहां पर डीपी, डिफ्यूजन प्रेशर किसका ज्यादा होगा? प्योर वाटर का, क्योंकि यहां पर एक ही टाइप के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन 100% है, तो इसकी डिफ्यूजन प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। ध्यान रखना, प्योर वाटर है उसका डीपी है वो हमेशा क्या होता है? हाई होता है। ओके, डिफ्यूजन प्रेशर हो गया। अब अपन अगले टॉपिक पर चलेंगे, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस टॉपिक और उससे रिलेटेड जो प्रेशर है वो बड़ा टॉपिक है। ये अपन एक लेक्चर में ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज वाला लेक्चर अगर ये ऑस्मोसिस अपन ऐड कर देंगे तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए ऑस्मोसिस वाला जो टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कंप्लीट हो जाएगा ऑस्मोसिस, उसके टाइप्स और उससे रिलेटेड जो प्रेशर हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, डीपीडी क्या होता है, टीपी क्या होता है, डब्ल्यूपी क्या होता है। ठीक है, ये क्लियर? ओके, थैंक यू।